अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली विद अमीर अब्बास। इस वक्त सबसे बड़ा मामला अब ये है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल का एक दिन और है और फिर हुकूमत ने चले जाना है। अपनी जो मुद्दत है, आइनी मुद्दत, वो ख़त्म हो जाएगी, निगरान सेटअप आ जाएगा। लेकिन जहां पर अब शुकूक व शुबहात मज़ीद जन्म ले रहे हैं या गहरे होते जा रहे हैं, वो है मामला नई मरदमशुमारी के हवाले से। जब नताइज कबूल कर लिए गए नई मरदमशुमारी के हवाले से, तो हल्का बंदियों का क्या होगा। ये मामला ये बताता है कि आइनी तौर पर कुछ 4 महीने, फिर उस पर जो एतराज़ात वगैरह हैं उसके लिए 2 महीने, तो कुल मिलाकर 6 महीने का वक्त दरकार होता है। अब ये मामला मार्च तक जाता है इलेक्शन का, या इसी साल इलेक्शन होते हैं, ये ख़ुद में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो चुका है। चूँकि मुश्तरका मफादात कौंसिल ने जब ये मंजूरी दे दी कि मरदमशुमारी के हवाले से तमाम तर चीज़ें ठीक हैं, जहाँ पर ये शुकूक व शुबहात थे कि शायद वहाँ से मंजूरी ना हो और काफ़ी कोताहियाँ थी मरदमशुमारी के हवाले से, बड़े सवालात थे वो उठाए गए थे, लेकिन वहाँ से सब कुछ ख़त्म हुआ। और अब है मामला मरदमशुमारी के साथ हल्का बंदियाँ और हल्का बंदियों के बाद होने वाले इंतखाबात। निगरान सेटअप के लिए क्या नाम तलाश किए जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे, क्योंकि इंतखाबात वक्त पर होने के हवाले से हुकूमती बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस, जो इस वक्त की अपोजिशन है, वो दोनों वज़िद हैं कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। 13 जमाती इत्तेहाद ख़त्म होगा, लेकिन 13 जमाती इत्तेहादों में जो बड़ी जमातें हैं उन सब का एक ही मकसद है और एक ही बात है, वो बार बार दोहरा रहे हैं कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। अब इंतखाबात वक्त पर होते हैं नहीं होते, क्या क्या इसके मामलात हैं, और अगर नहीं होते तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लीगैलिटी क्या कहती है, इस सारे हवाले से इस पर भी बात करेंगे। खुर्रम अमीर रोकड़ी साहब पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला गुल साहब तहरीक जवानाने पाकिस्तान के रहनुमा और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। खुर्रम अमीर साहब, सर एक तो आप एक नई पार्टी में हैं, पार्टी का मामला अपनी जगह, लेकिन आम इंतखाबात के हवाले से क्या बातचीत हो रही है सर? अभी तो मरदमशुमारी और फिर नई हल्का बंदियाँ, नई हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात, ये मामला इस साल होता तो शायद दिखाई नहीं दे रहा, जो कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी वाज़ेह कहा है कि 2023 जो है वो इंतखाबात का साल नहीं है। देखिए, एक अमेंडमेंट की गवर्नमेंट ने और उससे इन्होंने तमाम इख्तियार दे दिया इलेक्शन कमीशन को। अब मुल्क के जो हालात हैं और इस अमेंडमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन सबसे बेहतरीन इदारा है जो तमाम चीज़ों को देखेगा, चाहे हल्का बनिया है, चाहे है ये जो सेंसेस है, या जितनी भी बाकी चीजें हैं, इलेक्शन कमीशन उनको एड्रेस करेगा, उनको देखेगा और इलेक्शन कमीशन ऐलान करेगा इंतखाबात। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त पावरफुल इलेक्शन कमीशन आपके पास मौजूद है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जैसे चीजें आएंगी उसके मुताबिक आगे वाज़ेह भी होती जाएंगी। अब्दुल्ला गुल साहब, सर पावरफुल इलेक्शन कमीशन मौजूद है, मामलात इलेक्शन कमीशन के हाथ में हैं, तो फिर इसका मतलब इंतखाबात वक्त पर होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, बड़े आसानी से इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो एक अमेंडमेंट करके डाल दिया गया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है बहुत सारे मामलात हैं। इसमें सबसे बड़ा अहम इशू ये है कि भारत के अंदर भी उन्होंने जो अपना सेंसस था उसको माज़ी के अंदर फ्रीज़ कर लिया एक ख़ास आबादी के ऊपर, और 2 साल से ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। अब बहरहाल इसका कोई ना कोई हल, लेकिन दूसरी तरफ बात जायज़ है कि आपके जब आबादी बढ़ती है, आपका सेंसस होना ज़रूरी है, उसके बाद आप किसी सूरत हाल के ऊपर चलते हैं। अगर आपके पास जो है वो डेटा ही ना हो और उसके ऊपर आप जाके इलेक्शन कराना जो शुरू कर दें, लेकिन एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी आबादी का ज़ाहिर है वो तो तनासब बड़ा है, लेकिन हल्के अगर वही रहे तो फिर एक और बड़ा मसला बन जाएगा। हल्के अगर नहीं रहेंगे, अब हुकूमत की तो जो पीडीएम की जमातें हैं उनकी तरजीहात तब तक होंगी जब तक वो देखेंगे कि जो चेयरमैन जो पीटीआई हैं वो जब तक के वो पाबंद सलासल रहेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर उनको जो है वो पाबंद सलासल से हट गए और बाहर आ गए तो फिर क्या तब भी यही कहेंगे कि जी इलेक्शन जो है वो होना ज़रूरी है या नहीं है? मेरा ख्याल है कि इलेक्शन तो इस साल तो ज़ाहिर है बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है, तमाम पार्टियाँ यही बात कर रही हैं कि इलेक्शन फ़िलहाल तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जानिब जो है वो इलेक्शन जो है मार्च की बात की जा रही है उससे पहले, ताकि जो है वो सेनेट के इलेक्शन जो हैं
उनके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। अब सेनेट के इलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, तो उसके ऊपर भी बातचीत तो शुरू हो चुकी है कि सेनेट के इलेक्शन भी हम्म। उनको मौखर किए जा सकते हैं या ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, इल्तवा हो सकता है। लेकिन मुल्क की मौजूदा जो सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल है, जो मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत-ए-हाल है, जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन है, जो मुल्क के बैरूनी सरहदों के ऊपर जिस तरीके से हिंदुस्तान तिबले-जंग बजाने की पूरी तैयारी में बैठा हुआ है, क्या इलेक्शन जो है वो हल है? क्या आम आदमी को इससे कोई इस्तिफ़ादा हासिल हो रहा है? क्या हम दुनिया की जो दुनिया में तब्दीलियाँ हो रही हैं, उनसे गाफ़िल होके सारा दिन हम पाकिस्तान के अंदर यही बंदर-बाँट करते रहें? क्योंकि असल में इलेक्शन जो है, ये तो बंदर-बाँट है, ये तो सिर्फ़ ताकत का हसूल और ताकत की ख़्वाहिश के अंदर हर सतह से, हर जो कहते हैं कि हर बॉर्डर को क्रॉस कर दिया जाए, तमाम हदें तोड़ दी जाएँ, चाहे उसके लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को ही क्यों ना निशाना बनाया जाए। मेरे ख़्याल में बहुत मसाइल हैं और इलेक्शन कमीशन तनहा इसके अंदर कोई फ़ाल किरदार अदा ना कर पाएगा। अच्छा रोकड़ी साहब, एक तो ये चीज़ आपसे ज़रा जानना चाहूँगा आपकी पार्टी के हवाले से। ज़ाहिर है कि ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये एक्सटेंशन है एक पुरानी पार्टी के लोगों की, फिर एक और पार्टी जो परवेज़ खटक साहब ने बना ली, एक वो भी फॉरवर्ड ब्लॉक की तरह हो गया मामला। क्या होने जा रहा है सर, कोई बातचीत उनसे चल रही है खटक साहब से? देखिए, अभी कोई ऐसी बातचीत चल नहीं रही, लेकिन इन डेज टू कम डेफिनेटली बातचीत होने के इम्कान मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई बातचीत चल नहीं। तो सर ये पंजाब के हवाले से क्या काम किया जा रहा है? अभी तो बिल्कुल पार्टी नई है, इस पे काम करने की ज़रूरत होगी और पंजाब में ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून बैठी हुई है, फिर पीटीआई के अब जो भी हालात हैं वो आप सबके सामने हैं, लेकिन क्या उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए नून लीग को टफ टाइम देने के लिए और पीपल्स पार्टी कुछ काम कर गई है पंजाब में, उसको टफ टाइम देने के लिए क्या काम करने का सोचा जा रहा है? नहीं, ये जो है ना जी, ये जो अल्फाज हैं टफ टाइम देने वाली, मेरे ख्याल में इन चीज़ों की अब गुंजाइश ढेर है कि कौन किसको टफ टाइम देगा, कौन पॉलिटिकल पार्टी में, हर पार्टी का वोट बैंक है। अब हम जो हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये तमाम वही लोग हैं जो कि एक पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन 9 में उस पार्टी की पॉलिसीज, उस पार्टी की जो अप्रोच थी, उस तमाम अप्रोच के बाद ये तमाम क्रिटिकल थ्रेशोल्ड जो टाइम था, इन तमाम लोगों को उसके साथ कोशिश तो करनी नहीं थी। हम पॉलिटिकल लोग थे, प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल अप्रोच के साथ थे, ना हम कोई ऐसे ऐसे ग्रोह का हिस्सा थे कि हम उस काम में शामिल होते। तो ये एक नेचुरल इमरजेंस है पार्टी की भी, लोगों की भी, और आने वाले दिनों में हमारा वोट बैंक भी मौजूद है और हमारे दोस्त मौजूद हैं अपने अपने हलकों में। तो हमने अपना इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है और अपने वोट बैंक को लेके, अपने जो सीट्स हैं उनको लेके हमने आगे आना है। हर पार्टी ऐसा करती है, तो ये टफ टाइम वाला ऐसा कोई सीन नहीं है। हम एक पॉजिटिव प्रोग्रेसिव इलेक्शन की तरफ जाएंगे जैसे बाकी जाए। क्या कहते हैं अब्दुल्ला गुल साहब इस्तेहकाम पार्टी के हवाले से? देखिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े-बड़े नामवर लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी उनको अपनी सोच, अपने फ़िक्र और अपना नज़रिया जो है लोगों तक पहुँचाना है और जो मुतवक्का है उनका अभी कुछ अरसे के अंदर वो एक पावर शो भी करना चाहेंगे, ज़ाहिर है, और अपनी इलेक्शन कैंपेन को तब करेंगे क्योंकि अभी तक गुमा-गुम की सिचुएशन है और जब तक ये सिचुएशन कायम रहेगी, तो इलेक्शन की जो तैयारी है, वो अपने फुल स्विंग पे नहीं जाएगी हम्म। और जब ज़ाहिर है फुल स्विंग पे नहीं जाएगी, तो उससे पहले कोई भी बात करना कबल-अज़-वक़्त है। लेकिन मैं रोकड़ी साहब के साथ बिल्कुल इत्तेफ़ाक़ राय रखता हूँ कि हर पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है और ज़ाहिर है हल्के के अंदर जो बड़े नामवर लोग मौजूद हैं, खुद खुर्रम साहब माशाल्लाह एक नामवर शख्सियत हैं और अपने हल्के के अंदर असर रसूख रखते हैं, काम किए हुए हैं, लोगों के फ़ेवरेट लोगों को जो मतलब आपने फ़ेवर्स दिए होते हैं, लोगों की नौकरियाँ लगवाई होती हैं, वहाँ तामीराती कामों के मंसूबे जो है, हम्म। उनका इजरा किया होता है। तो ये वो तमाम बातें होती हैं जो मैटर करती हैं और पाकिस्तान के अंदर बरादरीज़्म और इलाके के हवाले से ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। ठीक है कि पार्टी का एक वोट होता है, लेकिन ये नहीं होता कि अगर एक आदमी का 25,000 वोट ज़ाती
उसका है, तो पार्टी का वोट उसको 10,000 या 15,000 या 20,000 की लीड दे देता है। लेकिन इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि अगर फ़र्ज़ करें अरसलान खोकर साहब हैं या अब्दुल्ला गुल है, उसका कोई एक वोट ही नहीं है और पार्टी के वोट की वजह से उसको अचानक 70,000 वोट मिल जाएगा, ये नहीं मुमकिन हुआ करता। तो इसमें भी मेरे ख़्याल में आइंदा आने वाले वक़्तों में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीद लगा बैठे हैं। उनको एक ऐसी फ़ाशिस्ट पार्टी के साथ उम्मीद हो चुकी है, जिसका मुस्तकबिल मुझे कोई ख़ास ब्राइट नज़र नहीं आ रहा और उसी की वजह से लोग उनको छोड़ चुके हैं और उस पार्टी के अंदर अपनी दरारें पड़ चुकी हैं। आपने ये देख लिया है कि पार्टी के अंदर वो अपने लोग बैठे हुए हैं, शाह महमूद जैसे लोग, जो चाहते हैं कि किसी सूरत चेयरमैनी उन तक पहुँच जाए और ये आज की ख्वाहिश नहीं है। ये तो जब खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तब भी उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो किसी सूरत जो है वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ और ये वो पोर्ट्रे भी अच्छा, करते एक थे, चीज़ अब्दुल्ला अपने साहब, ये तो चले करीब आपने हल्कों में बात कर गुफ्तगू दी, भी करते रोकड़ी थे। साहब उससे पहले उसी पार्टी में थे, मैं उनसे भी इस चीज़ पे ज़रा पूछना था। रोकड़ी साहब, ऐसा माइंडसेट है क्या आपकी पुरानी पार्टी में? देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक करूंगा। यानी एक अजम्पशन मौजूद है और उसकी उसकी बुनियाद भी मौजूद है, तो वो होता है। लेकिन क्योंकि वो पार्टी ऐसी है, तमाम पार्टी बेसिकली चलती तब है जब वो जब अपनी पावर को डिसेंट्रलाइज कर और अपने बाद कोई भी जो पार्टी लीडर है वो अपने बाद किसी और को तस्लीम करे, तब वो पार्टी चलती। अब ये जो सिचुएशन है पार्टी की, जो जिस क्राइसिस का वो शिकार हो गई, तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो सोचेगा कि मैं आगे, मैंने इतना काम किया हुआ है, मैंने ये किया, मैंने जिंदगी गुजारी, तो अब इसका इसका जो लीडर है वो मैं बनूं। लेकिन ख्वाहिश होगी शाह महमूद कुरैशी साहब की, लेकिन नोइंग इमरान खान और उसकी तबीयत को, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी बारी आएगी नहीं, बहुत ओहो, ये बड़ा कैटेगोरिकली आपने कह दिया। एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आता हूँ। अब जरा बात करेंगे इस नए सेटअप पर, कैसे बनेगा नया सेटअप, क्या जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि नया सेटअप लंबा अरसा ठहर सकता है, तो लंबा अरसा ठहरने से जो सियासी लोग हैं वो किस हद तक परेशान हैं, या फिर उन्होंने कोई लाहेअमल बना लिया है, फिर टेक्नोक्रेट्स पर इन्हिसार होगा नहीं होगा, किसी सियासी शख्सियत को आगे लाने के लिए बातें हो रही हैं, तो क्या वो बात दुरुस्त होगी, और ऐसा हो रहा है तो हो क्यों रहा है, और फिर ये जो हल्का बंदियाँ अब होंगी तो यकीनी तौर पर ये बलूचिस्तान से भी जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट की पार्टी है, एलाई पार्टी, उसने भी मुस्तरद कर दिया है कि मरदमशुमारी के नताइज नहीं होने चाहिए। फिर आप देखें तो अगर बार एसोसिएशन या बार कौंसिल है, उन्होंने भी कह दिया है कि मरदमशुमारी के नताइज जो हैं वो नहीं, नई मरदमशुमारी पर भी एतराज़ात हैं। अब होगा क्या, इस पर बात करते वापस आते हैं ब्रेक। वेलकम बैक जी। और मैंने कहा था कि ब्रेक से जब वापस आएंगे ज़रा हल्काबंदियों के हवाले से, निगरान सेटअप के हवाले से, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट एक मामला बनता जा रहा है। और अब्दुल्ला गुल साहब की इस बात से मैं मुत्तफिक हूँ कि हम इस मामले में इतना उलझ के रह गए, इतना फंस के रह गए कि हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन एक बार फिर से थोड़ी ख़राब होती दिखाई दे रही है, जिसको बड़ी मुश्किल से जानों का नजराना पेश करके अफवाज ने, हमारे आर्म फोर्सेस ने, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट इदारों ने और साथ हमारी आवाम ने मिलकर इसका खात्मा किया था। वो एक बार फिर से दहशत गर्दी जैसी लानत सर उठा रही है और इसमें बारहा अफगानिस्तान के साथ ये बात की जा रही है कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, उसको इस्तेमाल होने से रोकें। गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ ने भी इस पर वाज़ेह बात कही और बड़ा अहम बात कही। उन्होंने कैटेगोरिकली बात कही कि हमारे खिलाफ जिसकी सरजमीन इस्तेमाल होगी तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब्दुल्ला गुल साहब, हम अभी तक तो खैर इसी में फंस के रह गए हैं कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, निगरान सेटअप कैसा, इस पर तो करते हैं बात आगे। लेकिन जो ये मामला सर उठा रहा है एक बार फिर से दहशत गर्दी का, आपने खुद भी इसका जिक्र किया था, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के हवाले से, भारत के हवाले से। भारत तो वैसे भी इस ताक में रहता है दुश्मनी के हवाले से। देखें, एक हाफिज कुरान बतौर आर्मी चीफ जो है वो मगरिब को और दुश्मनान पाकिस्तान को किसी सूरत जो है एक आंख नहीं भा रहा। अब मसला यह है कि कल मैंने 25 साल के बाद किसी आर्मी चीफ के मुंह से जो है वो सुना, परवेज मुशर्रफ के टाइम से जो शुरू हुआ, ईमान तकवा जहाद फी सबीलिल्लाह की बात की हमारे सिपह सलार ने, बहुत खूबसूरत। और उसके बाद उन्होंने जो है वो जहाद की बात की कि हम जहाद करते हैं, ये लफ्ज जीम बोलना ममनू हो गया था एक वक्त के अंदर। और उसके बाद फिर जिस तरह से मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सूरह रहमान की आयत से शुरू किया कि फबी अजी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि अल्लाह की किस किस नेमतों को ठुकराओगे। ये जो हम एक मगरिब से मशरिक की जानिब जो हमने देखना शुरू किया है और ये जो पॉलिसी हमने प्रो ईरान और प्रो रशिया और प्रो अफगानिस्तान बनाने की कोशिश की, इसके अंदर यकीनन
कल जो बड़ी वाज़ेह बात आर्मी चीफ ने कबाइल जिरगा से बात की और वो ये कहा कि हम हक जो भी होगा हम अफ़गान हुकूमत से गुफ्तगू करेंगे, किसी एक गिरोह जत्थे से बात नहीं करेंगे जो कि हम्म। माज़ी की पॉलिसी को वाज़ेह बता रही है कि वो एक गलत पॉलिसी थी। वरना हम गिरोह और जत्थे से गुफ्तगू कर रहे थे पहले और हमने ये देखा था कि गिरोह और जत्थों से गुफ्तगू करके हासिल कुछ नहीं हुआ, माँ सिवाय इसके कि जो दहशतगर्दी की लहर थी, वो बढ़ गई और उसी का शाखसाना है आज जो हम इसका जो जिसको कहते हैं फसल काट रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि इस सारी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के अंदर अफ़वाज पाकिस्तान जो है उन्होंने जो हमारी तामीर और तरक्की है, उसको भी फरामोश नहीं किया एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर। इसी तरीके से आप मिनरल्स के ऊपर बात कर लें, आप जो है वो इकोनॉमी के लिए एसआईएफसी का क़याम देख लें, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और वो लोग एग्रीकल्चर देखें भी, अरसलान साहब, एग्रीकल्चर भी। वो मैं एक गुज़ारिश कर दूँ, जो लोग पाकिस्तान को मायूसियाँ करार दे रहे हैं, आप मुझे बताएँ अगर इतना ही मायूसकुन और इतनी ही मुश्किलात हैं, तो ये सऊदी अरब क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है? ये चाइना क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है? ये तुर्किया, ईरान पाकिस्तान में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये रशिया क्यों पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है? हम्म। ये यूएई क्यों करना चाहता है? ये अमेरिका के सेंटकॉम के कमांडर क्यों पाकिस्तान आते हैं? ये जर्मन आर्मी चीफ पाकिस्तान क्यों आते हैं? इसका बिल्कुल मतलब सही है कि चले। पाकिस्तान दुनिया के फैसले कर रहा है। अच्छा अब्दुल्ला गिल साहब, चूंकि ये बात सियासी लोगों की भी है, सियासी धड़े या सियासी हलके जब तक वो आगे नहीं बढ़ते तो तमाम तर जो इस वक्त पाकिस्तान की इसे कहते हैं कि फेडरेशन की अलामत हैं, वो तमाम तर एक साथ हों तभी मामला आगे बढ़ते हैं। रोकड़ी साहब, चूँकि एक तो आपका अपना ताल्लुक पाक आर्मी से रहा, उसके बाद आप सियासी शख्सियत हैं, जो हालात अफ़गानिस्तान के साथ या भारत की जानिब से पैदा किए जा रहे हैं, ये सब देखते हुए कितना ज़रूरी है कि सियासी लोग और अफवाज पाकिस्तान या हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो एक पेज पर हो? जो अभी अब्दुल्ला गुल ने बात की ना जी कि हमने ईस्ट की तरफ देखना शुरू किया, यानी हमारा जो सबसे अहम तरीन सब्जेक्ट है, सबसे अहम तरीन जो हमारा इदारा है और सबसे जो बड़ी कमान है उसकी तरफ इशारा करते हुए और एक बहुत पॉजिटिव नोट, मैं यहाँ से अगर बात को लेके चलूंगा आगे, देखिए पॉलिटिकल लोगों का और मुल्क के इदारों का और रियासत का एक ऐसा जोड़ होता है और खासतौर पे जो हम हैं, हमारे लिए रियासती इदारों में से जो सबसे अहम इदारे वो हमारी पाक आर्मी फोर्सेज हैं और फिर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। तो अब जिस तरफ हम जा रहे हैं तो हमें डेवलपमेंट अच्छी नजर आ रही है, यानी अल्लाह ताला खैर फरमाए, हम बेहतर डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारे लिए बहुत अच्छा है अफगानिस्तान, ईरान, चाइना और सेंट्रल एशियन स्टेट की तरफ चलने का जो हमारा एक ख्वाब भी है और हमारी जरूरत भी है, आपकी उस तरफ एक बहुत बड़ा खास तौर पे रोकड़ी साहब जरा बताइएगा रशिया के साथ ताल्लुकात कितनी अहमियत क्या हामिल है, क्योंकि ये ब्लॉक हमारा बहुत जरूरी है। सर वही कह रहा हूँ ना कि आपने पहली दफा ईस्ट की तरफ देखना शुरू किया। हम ऑब्सेस्ड रहे हैं हमेशा वेस्ट को। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप वेस्ट के साथ बिजनेस ना करें या जाए ना, लेकिन जो चीज हमें सबसे ज्यादा फायदा देती है और जो हमारे लिए मुमकिन है वो हमारा अपना रीजन है। हम पॉलिटिकली और हर लिहाज से अपने रीजन को जब तक हम उसके अंदर हम रहते हुए अपनी हमने ईस्ट को पॉजिटिव होते हुए हम, यानी दिस इज व्हाट आई थिंक वी शुड डू, या तमाम सोचते हैं, लेकिन हमने आपकी तरफ कदम भी उठा दिया और नजर भी आ रहा है। जो आपने कहा कि थ्रेट्स जो आ रहे हैं, चैलेंजेस जो आ रहे हैं, चैलेंजेस की तरफ कैसे नहीं आएंगे? जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं करते, क्या वो चैलेंजेस पैदा नहीं करेंगे? क्या सर तो फिर हमारे लिए उनसे बात नहीं करनी थी ना? उससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसने यही तो काम किया, यही तो गलतियां की, नहीं करनी थी बात। ना जी मैं उसी तो उन्होंने तो इंक्रीज किया ना जी, उन्होंने तो इन मामलात को जो पिछले उन्हें इंक्रीज कर दिया, मामलात को खराब कर दिया। बहरहाल हमें सी पैक का रिवाइवल हो गया इस पिछले कुछ महीनों के अंदर। हमारा मादनियात का जो चैप्टर है वो दोबारा खुल गया है पिछले 4 महीनों में। आप आईटी की तरफ जा रहे हैं, आप एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम चैलेंजेस को, हाँ, और आखिरी जो इस पर अपना आर्गुमेंट के पॉइंट कंक्लूड करूंगा कि क्या हम इस वक्त सेफ हाथों में हैं? क्या मुल्क के ऊपर जो इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से जो लोग इस मुल्क को लीड कर रहे हैं, क्या आपको और हमें ये सोचना चाहिए कि हम सेफ हाथों में हैं? हम बिल्कुल सेफ हाथों में और हम उन चैलेंजेस का मुकाबला दुरुस्त तरीके से कर रहे हैं। तो अच्छा, लेकिन सर आने वाली जो गवर्नमेंट है ना उसके लिए बड़े बड़े चैलेंजेस होंगे, खासतौर पे अभी तो निगरान गवर्नमेंट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि देखें, अगर आपने नई हल्का बंदियाँ मान ली हैं,
नई मरदमशुमारी मान ली है, तो ज़ाहिर आबादी का तनासुब तब्दील हुआ है, हल्का बंदियाँ तो करना ही पड़ेंगी, और अब बलूचिस्तान की सीट्स बढ़ेंगी, पंजाब की सीट कम होंगी, सूबाई सतह पर मामलात होंगे, तो मतलब इलेक्शन लेट होगा। मेरा आपसे सवाल ये है रोखड़ी साहब कि लेट इलेक्शन होगा, डिले होगा, इसका क्या असर पड़ेगा? सर असर इसका कुछ नेगेटिव नहीं पड़ेगा। मैं जैसे बात को पहले भी कर रहा था कि अगर आप सेफ हाथों में हो तो जो भी फैसले होते हैं वो बेहतर होते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, असर इसका बेहतर नहीं पड़ेगा। जो कुछ ये लोग फैसला करेंगे वो पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसला होगा, पाकिस्तान के मफाद में होगा। और इस वक्त जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तमाम इस फैसले को एंडोर्स भी कर रही हैं, साथ भी खड़े हुए हैं, और एक पॉजिटिव साइन है, मुझे तो ये नजर आ रहा है। जी सर। अब्दुल्ला गुल साहब, अगर इलेक्शन अभी तो इलेक्शन से पहले चले, जो बड़ा चैलेंज है इस सिटिंग गवर्नमेंट की जो ख़त्म हो रही है, कल अपनी मियाद पूरी करेगी, ख़त्म हो जाएगी, सिटिंग गवर्नमेंट के लिए इस वक्त निगरान सेटअप में से नाम बड़ा मुश्किल मामला है, क्योंकि ये लोग शायद चाह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट कोई ना हो, कोई सियासी शख्सियत हो। कैसे एक्सेप्टेबल होगा इस सियासी शख्सियत का नाम तमाम सियासी हलकों में? आप सियासी हलकों को क्यों कह रहे हैं? क्या मुल्क को सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं है? क्या हकीकत ये नहीं है कि इस टाइम पे जो पूरा मुल्क है उसकी भागदौड़ जो है वो संभालने के लिए मजबूरन पाकिस्तान फौज को जो है वो आप घसीट के सामने ले आए हैं। वो आईटी का शोबा हो, वो आपका एग्रीकल्चर हो, वो आपका कोई और हो, क्या एक बेचारी फौज कहाँ कहाँ करे वो, मतलब बॉर्डर को भी संभाले, इंटरनल सिक्योरिटी को भी देखे, वो मुल्क के मुआशी सूरत हाल को भी देखे, वो इंटरनेशनल तबाहशुदा जो हालात तो सर इसकी जिम्मेदारी तो डेमोक्रेटिक सेटअप पर है ना, जिसपे खुद इतने बड़े सवालात हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप शायद खुद में इतना अहल नहीं है कि अपने फैसले कर सके। नहीं है अहल, कहाँ से डेमोक्रेटिक अहल है? ये तमाम पूरा देखिए ना, 1.25 साल हो गया इनकी हुकूमत को आए हुए, इससे भी ज्यादा। मुझे ये बताइए कि ये तमाम कानून साजी पहले क्यों नहीं की गई? ये अचानक कानून साजी याद आई? अभी ये रेलवे का जो सर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना होगा ना, 4 दिनों में 53 कानून करने थे ना पास, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था मेरा ख्याल है। अरे ये सारे ऐसे ही होता है। इसका मतलब है कि पहले सारे सो रहे थे, इससे आपको इनका शिराजा बिखरते हुए नजर आ रहा है। आपको पता चल रहा है कि इनके आपस में कोई कोहेरेंस नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई इनके पास एक जामे प्लान नहीं था। अब हकीकत यह है कि जो मुआशी सूरत हाल है, पहले तो आप कहते थे, पहले माजी की हुकूमतें पीटीआई वाली कहते थे कि जी मुस्लिम लीग ने कर दिया, मुस्लिम लीग वाले कहते थे कि जी पीपल्स पार्टी ने हमारे ऊपर जो है वो लैंडमाइन बिछा दी। अब तो आपकी मुश्तरका हुकूमत है, अब आप किसके ऊपर लैंडमाइन का बात करेंगे? सर अभी भी हो रहा है अब्दुल्ला गुल साहब, अभी भी हो रहा है। मैं एक चीज आप दोनों हजरात से अभी पता क्या हो रहा है, अभी मामला ये है कि एक ये कह रहा है कि हम तो छोटे पार्टनर्स हैं, हम पे उतनी जिम्मेदारी नहीं बनती, फैसला तो बड़े पार्टनर्स कर रहे हैं। ये भी चल रहा है मामला रोकड़ी साहब। सर अरे ये स्केपिस्ट रूट है, ये इनका स्केपिस्ट तरीका है। देखें जो कमिटमेंट्स की हैं, जो आप लोगों ने, एक तरफ आप कहते हैं कि जी हमने तो मुल्क की बेहतरी के लिए कड़वा घूंट पिया और अपनी जो रेपुटेशन है उसको स्टेक पे लगाया। आपकी रेपुटेशन थी क्या? आप थे कहाँ? क्या बात कर रहे हैं कि आपकी रेपुटेशन थी? बात यह है कि इस टाइम पे हकीकत में पाकिस्तान को अगर किसी ने जोड़ के रखा है, अफवाज पाकिस्तान चारों तरफ। एक छोटा सा सवाल है रोकड़ी साहब, आपकी पार्टी इस पर स्टैंड करती है कि नई हल्काबंदियों के तहत ही इलेक्शन होने चाहिए? हमारी पार्टी स्टैंड करती है कि जो फैसले मौजूदा सूरत हाल में कर दिए गए हैं हम उनको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं। यानी हम इस पे हम पाकिस्तान को रोटी सही मिल रही है, उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उसको जो है वो इंसाफ मिल रहा है, उसको जो है यहाँ सिक्योरिटी मिल रही है। अजीब अब्दुल्ला गुल साहब, रोकड़ी साहब कुछ कह रहे हैं, मैं चाहूंगा वो अपनी बात फिर कंप्लीट करें, फिर मैं आता हूँ। जी रोकड़ी साहब। जी मैं ये कह रहा हूँ कि सर हमें तमाम को खुशहाल, हम तमाम को पाकिस्तान के इस्तेहकाम की जरूरत है। हमें अपने जो चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए, फेस करते हुए मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है। तो मैं फिर कहूंगा कि हमें मुकम्मल एतमाद है कि इदारे तमाम चीज हो रही है, जो फैसला होगा हम उसको इंडोर्स करेंगे। हम चलें, ये बात क्लियर हो गई कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो जो भी फैसला होगा उसको इंडोर्स कर रही है, और उनका कहना यह है कि इलेक्शन अगर वक्त से डिले भी होते हैं और हल्काबंदियाँ ज़रूरी होती हैं तो कर ली जाएँ। कुछ पार्टीज इस पर बज़िद हैं कि नहीं होनी चाहिए, कुछ कह रही हैं कर लेना चाहिए, और इसमें MQM पाकिस्तान भी मौजूद है, इसमें दीगर पार्टीज़ भी हैं जो कहती हैं कि नए हल्काबंदियों के तहत हो, कुछ कह रहे हैं कि पुरानी मरदमशुमारी के तहत ही मामलात को आगे बढ़ा लें। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब और खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे
ट्रेन हादसे पर, एक अफसोसनाक हादसे। वापस आते हैं इस ब्रेक से। वेलकम बैक जी। कहते हैं कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। दुनिया भर में रेल का सफ़र फ़िज़ाई और ज़मीनी सफ़र के मुकाबले में ज़्यादा आरामदेह और महफूज तस्वुर किया जाता है। ताहम हमारे मुल्क पाकिस्तान इसके बिल्कुल बरक्स मामला है। ट्रेन हादसा पाकिस्तान में मामूल का हिस्सा हैं। अक्सर औकात तो होने वाले भयानक रेल हादसों में 40-50 लोग मर भी जाते हैं तो उससे बजाय किसी को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। हुकाम और अरबाब इख्तियार रेल हादसा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाए जाते हैं, फिर अपने ठंडे कमरों में वापस जाया जाता है। चंद रोज़ कबल कराची से हवेलियाँ जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस की बोगियाँ नवाबशाह के करीब मकाम पर पटड़ी से उतर गईं, जिसके नतीजे में कम से कम 37 अफराद जाँ भाग और 70 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। एक तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि कल रेलवे हादसे में कीमती जानें ज़ाया हुईं। उन्होंने कहा कि हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तो सामने आ गई है, तखरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। हादसा शोबा सिविल और शोबा मैकेनिकल की नाअहली की वजह से हुआ है। हम ट्रेन वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, जिम्मेदारान को सज़ा ज़रूर मिलेगी। हज़ारा एक्सप्रेस को पेश आने वाला हालिया अलमनाक वाक़या पाकिस्तान में होने वाला कोई पहला रेल हादसा नहीं है। जून 2021 में सिंध के शहर घोटकी के इलाके डहरकी के करीब सर सैयद एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 62 अफराद जाँ भाग हो गए, जबकि 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। इसी तरह रवा साल की अगर मैं बात करूँ, 27 अप्रैल को कराची एक्सप्रेस की बोगी में खौफनाक आतिशज़दगी हुई, जिसकी वजह से खातून समेत 7 अफराद झुलस कर जाँ भाग हो गए। अगर पाकिस्तान की तारीख में रेल हादसा की बात की जाए तो मुल्क की तारीख का पहला बड़ा हादसा 1953 में छंबर के मकाम पर हुआ, जिसमें 200 अफराद जाँ भाग हुए थे। मज़ीद ये कि सन 2018 से मार्च 2021 तक के दरमियान का जो ये अरसा है, मुतअद्दिद ट्रेन हादसा में 230 अफराद अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं, क्योंकि वो बेचारे ट्रेन का सफ़र करते हैं, टिकट लेते हैं, उन्हें नहीं खबर होती कि वो कहाँ जा रहे हैं, और 285 ज़ख्मी हुए। इसी तरह 7 मार्च 2021 को सखर ट्रेन पटरी से उतरने से एक शख्स जाँ भाग हुआ और 40 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। पाकिस्तान रेलवे की सालाना हादसात की रिपोर्ट ये बताती है कि सन 2020 में मुख्तलिफ रेलगाड़ियों के 137 हादसा रोनमा हो चुके हैं, जिनमें 56 अफराद जाँ भाग हुए और 58 अफराद ज़ख्मी हो गए। मज़ीद ये कि पुन्नो आकिल के करीब सांगी में ट्रेन हादसे में 307 अफराद जाँ भाग हुए थे। इसी तरह सन 2016 रेलवे पर भारी तरीन साल रहा, जिसके दौरान 50 हादसा रोनमा हुए। ये कोई आम बात नहीं है, दुनिया भर में इतने हादसा शायद ही कहीं होते हों। नवंबर 2016 की अगर मैं बात करूं तो एक रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त के वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में ट्रेन के 530 हादसा हुए। कुछ अर्सा कबल जब शेख रशीद अहमद वज़ीर रेलवे बने तो उनके दौर में भी मुतादिद रेल हादसा हुए। ताहम अफसोसनाक हकीकत तो यह है कि सैकड़ों इंसानी जानें निकल गए ये हादसा, लेकिन सिर्फ तहकीकात, इंक्वायरियाँ और फाइल्स की हद तक रह गया, इसका सदेबाब नहीं हुआ। ना ही जो ट्रेन के मयार हैं उसके मुताबिक, यानी बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक ट्रेन की पटरियों को, ट्रेन की बोगियों को अपग्रेड किया जाता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।